प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्याय 12 औपनिवेशिक काल के जो शहर बसाए गए थे उसके बारे में अभी तक 3 भाग में हम पढ़ चुके हैं। हमने पिछले ही भाग में मद्रास और कलकत्ता के बारे में पढ़ा। आज तीसरा बंदरगाह शहर बम्बई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बम्बई एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था औपनिवेशिक काल का। एक प्रकार से वाणिज्यिक राजधानी बम्बई को बना दिया गया था और इसलिए अंग्रेजों ने अपनी आवश्यकता के अनुसार वहां पर कई प्रकार के भवन भी बनाए। अर्थात वहां की जो स्थापत्य शैलियां हैं वह अद्वितीय है। स्थापत्य शैलियों का अर्थ है भवन निर्माण कला। किस प्रकार के आर्किटेक्चर वहां पर अंग्रेजों ने बनाया, आज भी हमारे लिए ऐतिहासिक धरोहर है वो इमारतें। उसके बारे में आज हम इस भाग 4 में पढ़ने जा रहे हैं। तो बम्बई, ये बम्बई बसाया कैसे गया, इसके पीछे क्या इतिहास रहा है, ये भी एक रोचक विषय है कि बम्बई किस प्रकार से कहां हस्तांतरित कब हुआ है। 1661 ईस्वी में जो इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उनका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था। क्योंकि पुर्तगालियों का वहां पर कब्जा था, पुर्तगाली ही सबसे पहले गोवा और बॉम्बे वहां पहुंचे थे और उपहार स्वरूप कहें या दहेज के रूप में कहें, पुर्तगाल के सम्राट ने अपनी पुत्री कैथरीन के साथ यह बंबई इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, उन्हें सौंप दिया। और इंग्लैंड के सम्राट ने 1668 ईस्वी में यह बंबई शहर, या शहर तो नहीं कहेंगे उस समय, बंबई स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1674 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत के स्थान पर बंबई को औपनिवेशिक वाणिज्यिक राजधानी बना दिया। जैसा हम पहले भी पढ़ते आए हैं कि सूरत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो केंद्र था वह गुजरात में सूरत हुआ करता था। लेकिन जब से उन्हें बंबई मिल गया 1668 ईस्वी में, तो उसके उपरांत बंबई को ही उन्होंने अपनी वाणिज्यिक राजधानी बना दिया। क्योंकि ये एक बंदरगाह नगर था ये, और पश्चिमी तट पर स्थित था, इसलिए सीधा इंग्लैंड से रास्ता बंबई के लिए आसान था और उसे उन्होंने विकसित करना आरंभ कर दिया। तो जैसा कि हम देखते हैं, बाद में वहां पर गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम के स्वागत में बनाया गया था। ये बंबई की पहचान आज भी है, औपनिवेशिक काल की सत्ता की ये एक पहचान है, गेटवे ऑफ इंडिया। तो अंग्रेजों ने बंबई का विकास किस प्रकार से किया? शुरू में बंबई जो है वह 7 टापुओं का एक इलाका था। जैसे जैसे बंबई की आबादी बढ़ती गई, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया और एक विशाल शहर अस्तित्व में आ गया। पश्चिमी तट पर होने के कारण यह बंदरगाह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन गया। क्योंकि पश्चिम दिशा में होने के कारण इंग्लैंड से सीधा रास्ता बंबई तक के लिए पहुंचता था, समुद्री रास्ता। और ये जो बंबई है, समय के साथ व्यापार का केंद्र तो बना ही, लेकिन व्यापार भी अफीम का। क्योंकि उस समय इंग्लैंड का जो राज था वह अफीम का व्यापार करता था चीन देश के साथ। तो चीन के लिए जितनी भी अफीम भारत से ले जाई जाती थी, निर्यात किया जाता था, वह बंबई शहर से ही किया जाने लगा। 1861 ईस्वी में अमेरिका में एक गृह युद्ध छिड़ गया। कपास की जितनी भी पूर्ति थी इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज के लिए, वह अमेरिका से कपास आया करती थी। लेकिन जब वहां 1861 में
गृह युद्ध हो गया तो अफीम आना अमेरिका से बंद हो गई, क्योंकि कपास भारत में भी उगाई जाती थी, खासतौर से महाराष्ट्र के इलाके में, और वहां से कपास की पूर्ति होनी शुरू हो गई इंग्लैंड के लिए। इसलिए बंबई का जो महत्व है वो अब और भी अधिक बढ़ गया। कंपनी ने कपास बंबई से इंग्लैंड भेजनी शुरू कर दी, और भारतीय व्यापारियों के लिए भी एक बहुत मुनाफे का यह सौदा रहा। और साथ में 1869 ईस्वी में सुएज नहर जब खुल गई तो बंबई का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक मजबूत संबंध बन गया, और इस तरह से बंबई को अंग्रेजों ने अर्ब्स प्राइमा इन इंडिया, यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से बंबई की विकास गाथा रही है। बंबई इस प्रकार से औपनिवेशिक काल का एक सबसे शक्तिशाली शहर, महत्वपूर्ण शहर बन करके उभरा। अब स्वाभाविक है कि जब उनके महत्व का यह शहर था कंपनी राज का, तो वहां पर उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार भवन इमारतें बनानी आरंभ कर दी। इसलिए वहां की जो स्थापत्य शैलियां हैं वह एक बहुत रोचक विषय है। स्थापत्य शैली का अर्थ है भवन निर्माण कला, की इमारतें कैसे बनाई जाती है। अपने देश से काफी दूर अंग्रेज रह रहे थे, और वो ऐसी स्थापत्य शैली यहां पर लाना चाहते थे, ऐसे भवन मकान यहां पर बनाना चाहते थे जो उन्हें अपने घर में होने का एहसास करवाए। इसीलिए शुरू में उन्होंने जो भी यहां पर भवन मकान बनाए वह यूरोपीय शैली में बनाए, लेकिन बाद में कुछ भारतीय शैलियों को भी मिश्रित कर दिया, और यूरोपीय भारतीय शैली को का एक सम्मिश्रण बाद की भवनों में देखने को मिला है। लेकिन आरंभ में जो भी उन्होंने भवन बनाए वह यूरोपीय शैली में बनाए। और एक दूसरा कारण भी था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, सत्ता और अधिकार का प्रतीक भी दिखाई उससे देता था। अपने आप को एक सुपीरियोरिटी अंग्रेजों में हमेशा से रही है, इसलिए अपने आप को वो अधिक महत्वपूर्ण दिखाना चाहते थे एक अजनबी देश में भी। और वे सोचते थे कि यूरोपीय शैली की जो इमारतें हैं उससे औपनिवेशिक शासक और भारतीय प्रजा के मध्य अंतर भी स्पष्ट दिखेगा। और इस शैली से 1833 ईस्वी में बंबई का टाउन हॉल, और 1860 ईस्वी में यहां पर एक हार्निमान सर्कल बनाया गया था, जिसे पहले एल्फिंस्टन सर्कल भी कहते थे। ये ग्रीको रोमन एक स्थापत्य शैली थी जो कि यूरोप के देशों में चलती थी। उसी से प्रभावित ये सब जितने भी यहाँ के मेहराब हैं और इसके जो पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, ये सब ग्रीको रोमन शैली से बने गए। तो एल्फिंस्टन सर्कल, जिसे बाद में हार्निमान सर्कल का भी नाम दिया गया, और मुंबई का जो टाउन हॉल है 1833 में बनाया गया, ये दोनों शैलियां यूरोपीय शैलियां से बनी थी। ये दोनों भवन यूरोपीय शैली से बनाए गए थे। उसके बाद कुछ भारतीय शैलियों को भी उन्होंने अपना लिया। विशेष तौर से जो उनके बागीचा घर होते थे, फार्म हाउसेस होते थे, वहां पर वह बंगले बनाने उन्होंने आरंभ कर दिए। ये बंगला शब्द निकला है बंगाल से। वहां पर घास की छत वाले मकान हुआ करते थे, जैसे कि यहां पर चित्र में दिखाए गए हैं। ये घास फूस के छत हैं बंगाल से, और उसी से निकला है बंगला, या अंग्रेजी में वे इसको कहते थे बंगलो। तो अंग्रेजों ने ये बंगले सरकारी अधिकारियों के लिए बंबई में भी बनाए, और अनेक अन्य शहरों में भी इसी तरह के बंगले बनाए। ये बंगले बहुत ही भव्य होते थे,
इनमें सुंदर गार्डन्स, बाग होते थे और सिविल लाइंस में भी ये बंगले बनाए गए और बागीचा घरों में भी इसी तरह के बंगले अंग्रेजों ने भारत में बनाए। अब आती है नव गौथिक शैली। बंबई में अंग्रेजों ने जो भवन बनाए, बाद में अनेक भवन नव गौथिक शैली से बनाए हैं। अब इस नव गौथिक शैली की जो विशेषताएं थी वह ऊंची उठी हुई छतें। आज भी अनेक इमारतें आप देख सकते हैं बंबई में जिनकी छतें बिल्कुल अलग दिखेंगी आपको। ऊंची उठी हुई छतें, नोकदार मेहराबें, ये छत के ऊपर जो आर्क्स होते हैं वे नोकदार होते थे, नोकीले होते थे और उनमें बहुत बारीक साज सज्जा की जाती थी। बहुत सजावट इन छतों में भी की जाती थी और भवनों में भी की जाती थी। ये शैली मध्यकाल के जो यूरोप में चर्च हुआ करते थे वहां इस प्रकार की शैली हुआ करती थी, नव गौथिक शैली। ये मध्यकाल यूरोप में चर्च के निर्माण की शैली थी और बाद में औपनिवेशिक काल में भी इस नवगौथिक शैली को आरंभ किया गया और इससे बहुत सारी इमारतें बंबई में भी बनाई गई। विशेष तौर से जो बॉम्बे का सेक्रेटेरिएट, बंबई सचिवालय है, वहाँ की यूनिवर्सिटी है, हाई कोर्ट है, आज भी देखने को मिलता है। ये सब नव गौथिक शैली से बनी है और एक विशेष उदाहरण है विक्टोरिया टर्मिनस का, जो कि आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से इसको जाना जाता है। ये सब नव गौथिक शैली से बनाए गए हैं और बंबई शहर को आज भी ये एक विशिष्ट पहचान ये देते हैं। ये बंबई का सचिवालय, आप इसकी छत पे ध्यान दीजिए, ऊंची उठी हुई छत, ऊंचे मेहराब, नोकीले मेहराब, ये नव गौथिक शैली से बनाया गया है। ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस, वीटी के नाम से इसको जाना जाता था। अब इसकी साज सजावट देखिए और इसकी वास्तुकला को देखिए। नुकीले मेहराब, अनगिनत मेहराब छत के ऊपर आप देख सकते हैं। ये सब उसी तरह से हैं जैसे आप यूरोप में पुराने चर्च देखते हैं, बिल्कुल उसी से मेल खाते हैं ये भवन भी। अब उसके बाद इन्होंने कुछ भारत की शैलियों के साथ मिश्रित करके नई स्थापत्य शैलियां बनाई जिसे इंडो सारासैनिक शैली का नाम दिया गया। ये मिश्रित स्थापत्य शैली थी और 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही अंग्रेजों ने इस शैली को अपना लिया और इसे इंडो सारासैनिक शैली नाम दिया गया। इंडो, वे हिंदू को इंडो कहते थे और सारासैनिक, सारासेन और वे कहते थे मुस्लिम को। मुस्लिम के लिए इंग्लैंड के जो लोग हैं वो सारासेन कहते थे और क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम शासकों का ज़्यादा प्रभुत्व था इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया इंडो सारासैनिक शैली। इसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों शैलियों के तत्व मौजूद थे और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इसके गुंबद हैं। पहले हम नुकीली मेहराब वाली छतें देखते हैं, लेकिन अब जो इंडो सारासैनिक शैली के इसमें गुंबद दिखते हैं, छतरियां, जालियां, मेहराब, ये इसमें विशेष तौर से इंडो सारासैनिक शैली में देखने को मिलते हैं। अंग्रेज भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण करके ये जताना चाहते थे कि वे भारत के वैध शासक हैं। पहले तो उन्होंने केवल यूरोपीय शैलियां ही अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए यहाँ पर यूरोपीय शैलियां को ही अपनाया, लेकिन अब वो मिश्रित करके ये जताना चाहते थे कि अब हम ही यहाँ के वैध शासक हैं और हम लंबे समय तक भारत में रहने वाले हैं। और इसी शैली के अनुसार 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ये महत्व का विषय है, गेटवे ऑफ इंडिया। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब, क्यों किया गया। विशेष रोचक तथ्य है ये भी कि 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी, वे भारत आए थे और उनके स्वागत के उद्देश्य से गेटवे ऑफ इंडिया
आज भी बंबई में है, उसे बनाया गया था। और ये इंडो सारासैनिक शैली में इसे बनाया गया, और उसके बाद उसके साथ ही ये गेटवे ऑफ इंडिया है। इंडो सारासैनिक शैली से इसको बनाया गया, बिल्कुल समुद्र तट पर है ये। जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनाया गया था। और उसके बाद एक बहुत बड़े उद्योगपति भारत में रहे जिन्होंने टाटा आयरन कंपनी यहाँ पर जमशेदपुर में की थी, जमशेदजी टाटा। और जमशेदजी टाटा ने गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल साथ एक होटल भी बनाया, और इसे इंडो सारासैनिक शैली से ही उन्होंने भी बनाया। होटल ताज महल, होटल ताज के नाम से आज भी ये एक बहुत बड़ी धरोहर है, होटल ताज। तो ये भी इंडो सारासैनिक शैली से निर्मित हुआ है। इसके अलावा एक समस्या वहां पर आ गई कि जैसे जैसे शहर में जनसंख्या बढ़ने लग गई तो कर्मचारियों के लिए स्थान का अभाव हो गया, उन्हें आवास की कमी हो गई। इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी इमारतें बनाई जो कि कई मंजिलों की बनी हुई थी, जिनमें एक एक कमरे वाले आवासीय इकाइयां थी। कमरों के सामने एक खुला बरामदा होता था, और इन्हें कहा गया चाल इमारतें। ये शहर में जगह की कमी और भीड़ के कारण बंबई में खास तरह की इमारतें बनाई गई, और इनको चाल नामक नाम दिया गया। अनेक मंजिलों की ये बनी होती थी। आप इस तरह से यहां पर देख सकते हैं, अनेक मंजिलों की है। और एक कमरे की आवासीय इकाइयां, एक एक कमरे की आवासीय इकाइयां इस भवन में होती थी। सामने एक खुला बरामदा होता था, जिससे एक मेल जोल, एक संपर्क सभी कर्मचारियों में एक दूसरे के साथ बना रहता था। तो बंबई की एक विशेष पहचान, आज भी हम भारत के अनेक शहरों में इस तरह की इमारतें, पुरानी इमारतें देखते हैं जो कि चाल शैली से बनाई गई है। तो इस प्रकार ये अनेक स्थापत्य शैलियां बंबई में देखने को मिली। औपनिवेशिक काल में बंबई शहर को अंग्रेज बसाते गए, अनेक भवन वहां पर बनाते गए, अनेक शैलियों से। आज भी ये स्थापत्य शैलियां इतिहास के विद्यार्थी को भी या वास्तुकला के विद्यार्थी के लिए एक अध्ययन का विषय है। बंबई की इमारतें, वहां की स्थापत्य शैलियां। इस प्रकार से ये अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर पूर्ण होता है। इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस अध्याय के जो कार्यपत्रक मैंने जितने भी दिए हैं, यह छोटे छोटे प्रश्न, लघु उत्तर के प्रश्न दिए हैं। 2-3 नंबर के ज्यादातर इससे प्रश्न आते हैं, लेकिन सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। और नोट के रूप में आप ये सब नोट्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी ये बनाया है, नोट्स ही के रूप में आपको समझाया है। आप इसे अक्षरश एक सारांश रूप में ये नोट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, जो आपके महत्व का विषय है वही मैंने यहाँ पर रखा है। आप इन सबको अपनी नोटबुक में कार्यपत्र को उतार दीजिए और इसको याद करिए। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और इसके साथ ही अपना ध्यान जरूर रखें। सभी नियम जो सरकार ने हम सबके लिए बनाए हैं, उनका पालन करते रहिए। मास्क जरूर पहने। अपनी सुरक्षा अब हमें स्वयं करनी है, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। सो बी सेफ एंड थैंक्स अ लॉट।